हेलो टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में स्टडी करेंगे अबाउट द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में कि वो क्या शर्तें होती हैं जिन शर्तों पर कोई लेंडर किसी बोरोवर को लोन या क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी हाउस लोन की। और टू टेकिंग अ हाउस लोन फ्रॉम द बैंक केस स्टडी में हमने स्टडी किया था कि बोरोवर को नीड होती है कोलेटरल एसेट की। कोलेटरल एसेट एक तरह का एक एसेट होती है जो गिरवी रखनी पड़ती है बोरोवर के पास। और डॉक्यूमेंटेशंस की टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर हमने स्टडी किया था कि रीपेमेंट ऑफ लोन, मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन को स्टडी किया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जो रीपेमेंट ऑफ लोन है वो वन टाइम पेमेंट या फिर थ्रू इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। तो आज हम स्टडी करेंगे कुछ क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में। और ये 3 केस स्टडी है किसी विलेज में डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं, जैसे स्मॉल फार्मर होते हैं, बिग फार्मर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड्स होते हैं, डिफरेंट एक तरह से वर्किंग वाले पर्सन्स होते हैं। तो वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ उन्हें नीड होती है और वो कहाँ से फुलफ़िल करते हैं उसके बारे में पहले एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस स्टडी दी हुई है श्यामलाल के बारे में। श्यामलाल कोई पर्सन है और वो 1.5 एकड़ लैंड को कल्टीवेट करता है और उस कल्टीवेशन के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है बोरो करने की मनी की। और क्योंकि उसके पास बहुत कम पीस ऑफ लैंड है तो वो और उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोइंग भी बहुत बड़ी नहीं है, तो वो मनी लेंडर के पास जाता है और मनी लेंडर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट करता है 5% का, है ना। और इस तरह से वो 60% पर एनम हो जाएगा एक साल के अंदर। तो जो श्यामलाल है वो कॉन्टीन्यूसली पिछले कुछ सालों से इसी तरह से अपनी लोन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है थ्रू मनी लेंडर। ठीक है। अब जो मनी लेंडर है वो एक ट्रेडर है। ट्रेडर आप समझते हैं जो गुड्स को परचेज़ करता है और फिर उसको सेल करता है। और जो परचेज़ करता है वो कम प्राइस में करता है और सेल उसको हाई प्राइस में करता है, तो उससे जो बीच में मार्जिन होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। यहाँ पर जो श्यामलाल की एक केस स्टडी कर रहे हैं उसमें यह है कि श्यामलाल को अपनी जो क्रॉप है वो उसी ट्रेडर को, उसी मनी लेंडर को सेल करनी पड़ेगी। और जो ट्रेडर है उसको क्रेडिट देता है फार्म सप्लाई के लिए, मतलब जो सप्लाई ज़रूरत पड़ेगी उसके एट द टाइम ऑफ क्रॉप शोइंग में या फिर इन बिटवीन द हार्वेस्टिंग एंड क्रॉपिंग के जो बीच में जो टाइम होता है उसमें जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये है कि भाई श्यामलाल को इंटरेस्ट तो चार्ज देना ही पड़ रहा है लोन के ऊपर। साथ में वो प्रॉमिस करता है ट्रेडर को कि जब उसकी क्रॉप मैच्योर हो जाएगी तो उसको वो ट्रेडर को ही सेल करेगा। ठीक है। तो इससे ट्रेडर डबल बेनिफिट गेन कर रहा है। एक तो इंटरेस्ट चार्जेस ले रहा है और साथ में वो अपनी अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट वो उसकी क्रॉप का प्राइस डिसाइड कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि श्यामलाल जो है कहीं और नहीं जाएगा। उसने पहले ही मनी बोरो की हुई है उससे और उसको वो भी रीपे करनी है। तो ये एक तरह से ये जो कंडीशन है इसमें श्यामलाल का बेनिफिट बहुत कम है और जो मनी लेंडर है, ट्रेडर है, उसका बेनिफिट ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन हम स्टडी करते हैं अरुण की। अरुण जो है वो अपने फार्म हाउस में सुपरवाइजिंग का काम करता है, मतलब उसका जो फार्म है वो बड़ा है और उसके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं। सो वो जो लोन रिक्वायरमेंट अपनी फुलफ़िल करता है वो नियर बाई जो विलेज है, नियर बाई बैंक है, वहाँ से लोन कैरी करता है। और उसका जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% पर एनम है। मतलब वहाँ पर श्यामलाल 60% पर एनम पेड कर रहा था और यहाँ पर जो अरुण है क्योंकि वो लोन कैरी कर रहा है फ्रॉम द बैंक तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। साथ में उसको एक बेनिफिट है कि वो उसको नेक्स्ट 3 इयर्स में किसी भी टाइम, मतलब 3 साल के लिए उसको कभी भी उसको रीपे कर सकता है। तो अरुण प्लान करता है अपने जो क्रेडिट है उसको आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन रीपे करने के लिए। ठीक है।
साथ में वो जो पोटैटोज़ की फार्मिंग करता है वो उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना चाहता है, और उस कोल्ड स्टोरेज के लिए वो फ्रेश लोन के अप्लाई करता है, क्योंकि उसे कोल्ड स्टोरेज में वहाँ पे रेंट या फिर चार्जेस देने पड़ेंगे। और उस कोल्ड स्टोरेज का रिसिप्ट जो है, जो उसने डिपॉजिट कराया है पोटैटोज़ को, उस रिसिप्ट के बिहाफ पर मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, उसका लोन उसको क्रेडिट प्रोवाइड करा देता है अगेन। नाउ थर्ड कंडीशन इसमें जो केस स्टडी है वो रामा की गिवन है, और रामा भी एक नज़दीक के फील्ड में वर्क करता है। तो वो एक एग्रीकल्चर लेबर की तरह वर्क करता है, मतलब जो हमने पहले दो केस स्टडी किए हैं उसमें एक स्मॉल फार्मर है और एक बिग फार्मर है। यहाँ पर जो थर्ड केस है रामा का, ये एक लैंडलेस लेबरर है जो किसी और के लैंड में वर्क करता है एज ए एग्रीकल्चर लेबरर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मंथ ऐसे होते हैं जिसमें रामा को वर्क नहीं मिलता है, क्योंकि जो पीक सीजन्स होते हैं फार्मिंग में तब बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, लेकिन जो मानसून सीज़न होता है उस टाइम वर्क जो है वो कम हो जाता है। तो उस दौरान उसको अपने खर्चे पूरे करने के लिए क्रेडिट की ज़रूरत होती है, साथ में सडन इलनेस हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो रामा को लोन की रिक्वायरमेंट होती है। वो अपना जो एम्प्लॉयर है, मतलब जिसके यहाँ वो रेगुलर काम करता है, वहाँ पर जो उसका लैंड ओनर है वो उससे लोन या फिर क्रेडिट लेता है। जो लैंड ओनर है उस पर 5% पर मंथ चार्ज करता है, और रामा जो लोन रीपे करेगा उसकी कंडीशन ये है कि भाई उसके पास पैसा तो नहीं होगा रीपे करने के लिए, तो वो लैंड ओनर के यहाँ काम करेगा। तो रामा हैज़ टू वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम एट द लैंड ओनर के यहाँ उसे काम करना पड़ता है। और रामा नया लोन तभी ले सकता है लैंड ओनर से जब वो प्रीवियस लोन को रीपे कर दे, मतलब उसको वेजेस के थ्रू या उसके यहाँ काम करके उसको पूरा कर दे। अभी एट प्रेजेंट लैंड ओनर को 5000 रुपीज़ लिए हुए इसने, तो इसी वजह से लैंड ओनर उसको अच्छे ट्रीट नहीं करता है। और ये बताया कि भाई रामा की कंडीशन ये है कि रामा के पास और कोई सोर्स ऑफ लोन भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक यही सारी कंडीशंस है सोनपुर गांव जो हमने तीनों स्टडी की है, सोनपुर विलेज की स्टडी की है, कि जो रामा है उसके पास कोई और सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है, तो उसे जो क्रेडिट लेना पड़ेगा वो अपने लैंड ओनर जिसके यहाँ वो काम करता है उससे लेना पड़ेगा। तो ये तीन कंडीशंस, तीन केस स्टडी पढ़ी हमने डिफरेंट। हमने ये समझा कि भाई डिफरेंट पीपल्स को डिफरेंट नीड होती है लोन की, और वो डिफरेंट सोर्स से लोन लेता है और उसको डिफरेंट तरीके से रीपे करता है। पहले वाली कंडीशन में था कि जब क्रॉप मैच्योर हो जाएगी तो उसको सेल करके रीपे करेगा। दूसरी कंडीशन में था उसके पास 3 इयर्स का टाइम था, वो 3 इयर्स के अंदर कभी भी सेल अपने रीपे कर सकता है। और थर्ड में वो लैंड ओनर के यहाँ काम करके मजदूरी करके उसको रीपे करता है। अब हमने ये पढ़ा कि भाई जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, है ना, और लैंड ओनर्स हैं और बैंक्स हैं। ये हमने 4 सोर्स अभी पढ़ लिए। एक सोर्स और है लोन का, दैट इज़ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होती है? कोऑपरेटिव्स एक तो जैसे बैंक्स होते हैं इसी तरह से चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये लोन उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराती है जो इसके मेंबर्स होते हैं। तो कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको ही लोन प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ में कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स होते हैं वो सब लोग होते हैं, जैसे बिग लैंड ओनर्स, स्मॉल लैंड ओनर्स, सब लोग होते हैं। तो जो बिग लैंड ओनर्स होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, वो कोऑपरेटिव्स में डिपॉजिट कराते हैं, तो उनको तो उसके बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और जो साथ में जो नीडी पर्सन्स होते हैं वो वहाँ से लोन लेते हैं और उस पर उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो हमारे यहाँ भी डिफरेंट कोऑपरेटिव्स हैं। अगर आप देखेंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिनको सोसाइटीज़ कहते हैं हमारे यहाँ, जो आपके विलेजेस में आप देखेंगे जाके तो वहाँ पर सोसाइटीज़ वर्क करते हैं। सोसाइटीज़ पे फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं, कैश मिलता है, कैश मतलब मनी मिलती है फॉर हार्वेस्टिंग और फॉर सोइंग सीज़न में क्रेडिट मिलता है, और आपके फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं, मशीन्स मिलती हैं, टूल्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव्स के थ्रू मिलती है, लेकिन ये मिलती उन्हीं को है जो इसके मेंबर्स होते हैं। तो दिस इज़ आल्सो अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। नाउ अब हम स्टडी करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब किस सेक्टर को, जो हमने 4 या 5 सोर्स ऑफ क्रेडिट पढ़े हैं, इनमें से किसको हम फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट कहेंगे? सो स्टूडेंट्स, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट
वो क्रेडिट होता है जिसके एग्जांपल बैंक हैं और कोऑपरेटिव्स हैं। बैंक और कोऑपरेटिव्स फॉर्मल सोर्स के अंदर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर में वर्क करते हैं, और जो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करती है वो ही ये अपने बोरोवर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। सो जो भी वेरियस सोर्सेज हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स के अंदर आपके बैंक्स आ जाएंगे, कोऑपरेटिव्स आ जाएंगी, और इनफॉर्मल जो लैंडर्स हैं उनके अंदर आपके आ जाते हैं मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। तो ये भी आपके एग्जांपल हो गए इनफॉर्मल सेक्टर लोन के। नाउ अब हम एक ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं, और ग्राफ ये कहता है कि सोर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनका सोर्स क्या है क्रेडिट का? तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 33% पीपल जो हैं वो मनी लेंडर से लेते हैं, ठीक है, और ओनली 25% आर गोइंग थ्रू द कमर्शियल बैंक्स। जबकि पता है कि कमर्शियल बैंक्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, पर एनम सपोज़ 8.5% लगता है, और यहाँ पर एनम लगता है 60%। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर भी क्यों जाते हैं लोग मनी लेंडर के पास? क्योंकि उनके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट में जो पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन या कोलेटरल एसेट वो नहीं होती है। इसके अलावा 25% पीपल जो लोन कैरी करते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ करते हैं, 8% रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से करते हैं, और 1% लैंडलॉर्ड से करते हैं जिनके यहाँ वो काम करते हैं, और जो बाकी बचता है आपका 5% वो अदर इंस्टीट्यूशन से करते हैं। अदर इंस्टीट्यूशंस में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी जो होते हैं वो आरबीआई के अंडर में वर्क करते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि दिस इज़ आल्सो अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो ये दो तरह के हमने क्रेडिट के सेक्टर्स को स्टडी किया, फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। हम ये पाते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स है रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा उन पर डिपेंडेड है ना, जबकि होना ये चाहिए था कि मोस्ट ऑफ जो था वो होना चाहिए था फॉर्मल सेक्टर लोन के अंडर होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अभी आगे हम पढ़ेंगे भाई क्या रीज़न्स होते हैं कि लोग फॉर्मल सेक्टर जो लोन है उसको फॉर्मल सेक्टर के अंडर में नहीं आ पाते हैं और वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की तरफ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जो फॉर्मल सेक्टर लोन है उसको आरबीआई कैसे कवर करता है, कैसे उसको रेगुलेट करता है। यहाँ पर गिवन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज वर्ड आया, सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन हैं उनकी सबकी सुपरवाइजिंग आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल we have seen that banks maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. एक तो ये करता है आरबीआई की मॉनिटरिंग करता है कि हर एक बैंक जो है अपने पास एक प्रॉपर कैश बैलेंस रख रहा है या नहीं रख रहा है। तो आरबीआई और क्या करता है, वो ये भी चेक करता है कि जो बैंक्स हैं वो सिर्फ लोन जो है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए तो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ट्रेडर्स को, मतलब जो बिग ट्रेडर्स हैं या बिग जो बिज़नेस हैं, साथ में क्या वो जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या उनको भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, या स्मॉल बोरोवर्स को। तो एक तरह से ये सुपरवाइजिंग का वर्क करता है, ये चेक करता है कि जितने भी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं, यानी कि सिर्फ रिच पीपल्स को लोन मिले, जो पुअर्स हैं या जो मिडिल इनकम के जो ग्रुप के अंदर आते हैं उन पीपल्स को भी, उन प्रोफेशनल्स को भी लोन प्रोवाइड हो रहा है नहीं है। साथ में पीरियडिकली बैंक हैव सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू होम एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट। ये इन्फॉर्मेशन बैंक्स को देनी पड़ती है आरबीआई को, क्योंकि उन्होंने कितना मनी क्रेडिट में दिया है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है और किन लोगों को दिया है, ठीक है। अब जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, नो ऑर्गेनाइजेशन which supervise the credit activities of lender in the informal sector, so they can lend the whatever interest rate they। तो इसी वजह से वो जो मर्जी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बोरोवर वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। और इसी रीज़न की वजह से
देर इज़ ए नो वन टू स्टॉप दैम फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑफ गेट देयर मनी बैक। साथ में वो अनफेयर मीन्स करते हैं, कुछ लोग अपने कोलेटरल एसेट रख लेते हैं जो मनी लेंडर्स होते हैं, और फिर वो लैंड को अपने नाम करा लेते हैं, किसी का घर कब्जा कर लेते हैं, ये सारी चीज़ चलती रहती है। तो नाउ कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर यूज टू रीपे द लोन। तो जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो उससे ज़्यादा जो अर्न करता है वो तो उसका इंटरेस्ट में चला जाता है बोरोवर का, है ना। और साथ में उसके पास जो बचती है, बोरोवर के पास बहुत कम इनकम बचती है। तो इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट ऑफ रिपेड इज़ ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ द बोरोवर। जो अमाउंट जो इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा हो जाता है बोरो के ऊपर, दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट। यहाँ पर ये उसकी डेप्ट को, मतलब जो देनदारी है उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। सो also people who might wish to start on enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. For the reason bank and cooperative societies need to lend more, this would lead to higher income and many people could then borrow cheaply for variety of needs। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यही रीज़न है कि इन्फेसिस किया जाता है कि बैंक्स और सोसाइटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन या क्रेडिट प्रोवाइड कराए, ठीक है। और क्योंकि ये जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इट इज़ प्रोवाइडिंग चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, और ये ही हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इससे पर्सन जो है डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसता है, और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी या जो उसकी देनेदारी है, जो बोरोइंग है, वो इंक्रीज़ नहीं होती है ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।